नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का। ओके, तो इस मॉडल पेपर में टोटल आपको 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में दिए गए हैं 11 डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में भी 100 देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बट सपोज करो आप 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको शुरू के ही 50 आंसर चेक किए जाएंगे और उनका इवेल्युएशन किया जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि किन्हीं 50 प्रश्नों के ही उत्तर देंगे जो आपको सही लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, शी विल बी डैश टुमारो। बी के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ रूप लेते हैं, तो मीटिंग टुमारो। क्वेश्चन नंबर 2, ही डैश नॉट ऑफर सिंपैथी। ही डज नॉट ऑफर सिंपैथी, डज नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस। रन फास्ट, यू विल मिस द ट्रेन। रन फास्ट एल्स यू विल बी लेट। नहीं तो तुम लेट हो जाओगे या ट्रेन मिस कर दोगे। हालांकि यहाँ पे ट्रेन होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग आपको ढूंढना है। नेगेटिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नकारात्मक, जो नहीं की बात करे। क्वेश्चन नंबर 5, माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री। द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड। इज क्लाइंबिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एवरी रोज हैज़ अ थॉर्न। थॉर्न बोलते हैं कांटे को। देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। कोई भी रोज ऐसा नहीं है जो बिना थॉर्न का हो। 7, तरुण विल कम ट्यूसडे। मंगलवार को आएगा तरुण। विल कम तो ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राजन इज आवर लेट। लेट है आव, ये आपका जो साउंड आ रहा है ये आपका कहीं ना कहीं वॉवेल साउंड आ रहा है, दैट्स वाई हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, एन आवर लेट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डैश आई टू डू नाउ। एम होगा, व्हाट एम आई टू डू नाउ, मैं अब क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 10, आई डोंट लाइक कॉफ़ी। कॉमा दिया हुआ है बट टी, लेकिन मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। 11, द कार इज़ टू ड्राइव। चलाने के लिए कार है, क्या है, टू फास्ट, बहुत ही तेज़ है चलाने के लिए। 12 क्वेश्चन नंबर, आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग जापानीज। जापानीज सीखने में इंटरेस्टेड हूँ मैं, इन। 13, द कंसर्ट वॉज कैंसल्ड। कंसर्ट को कैंसिल किया गया ड्यू टू द स्टॉर्म। स्टॉर्म की वजह से, आंधी की वजह से। 14 क्वेश्चन नंबर, वी आर गोइंग टू द बीच अ स्विम। तैरने, और बीच अब जा रहे हैं, समुद्र किनारे जा रहे हैं, किस लिए, फॉर स्विम, तैरने के लिए। 15 क्वेश्चन नंबर, माई फादर सेड टू मी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो। ये नरेशन है आपका। तो मे यू बी हैप्पी है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए सभी जगह लीव लॉन्ग है, हैप्पी तो है ही नहीं, तो इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं। सही ऑप्शन होगा, सही जवाब होगा, माई फादर विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी। में चेंज होता है माइट में इनडायरेक्ट स्पीच में, इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, यू डैश नॉट वेस्ट योर टाइम। शुड, आवश्यकता के बारे में बात करेंगे तो शुड का प्रयोग करेंगे, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 17, फॉरेस्ट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस। सुरक्षित करना, तो वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट, ये आपको एक्टिव वॉइस ढूंढना था, वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द टीचर इंटर्ड द क्लास, शी स्टार्टेड टीचिंग। शिक्षक क्लास में प्रवेश किए एंड वह पढ़ाने लगी। द टीचर इंटर्ड द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग, सी ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज स्टॉप सो मेनी मिस्टेक्स। बहुत सारी गलतियाँ करने से बचिए, मेकिंग, स्टॉप मेकिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, इट इज़ रेनिंग टुडे। आज बारिश हो रही है, इजंट इट। क्वेश्चन टैग है, जो आपको सब्जेक्ट रहेगा उसी को लास्ट में नोट करके लगा देते हैं। ये क्वेश्चन टैग चैप्टर से है। 21, इट हैपेंड, यह हुआ, ये पास्ट का इंसिडेंट है, तो इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी मार्च के महीने में यह घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, सही स्पेलिंग पूछ रहा है आपसे।
प्रोपोजल, PROPOSAL, प्रोपोजल यानी कि प्रस्ताव देना। क्वेश्चन नंबर 23, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, लेस्ट यू शुड फॉल, नहीं तो तुम गिर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, द सिनोनिम फॉर जाइगेंटिक, सिनोनिम कहते हैं समानार्थी शब्द को जो एक जैसे मीनिंग देते हैं। तो जाइगेंटिक का मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा। इनॉर्मस इसका सही जवाब होगा, इनॉर्मस मतलब विशाल। नेक्स्ट 25, द एंटोनिम ऑफ बाय, बाय मतलब खरीदना, एंटोनिम का मतलब था ठीक उल्टा, ऑपोजिट, यानी कि सेल, बेचना। क्वेश्चन नंबर 26, एम्बैरेस्ड का सिनोनिम, एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना या शर्मिंदा होना। इसका ठीक समान मीनिंग वाला वर्ड होगा अशेम्ड, शर्मिंदा होना। 27, द एंटोनिम ऑफ क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत होना या एक्साइटेड हो जाना। सॉरी, एंटोनिम आपका ठीक उल्टा बताना है, क्वाइट मतलब शांत, एक्साइटेड मतलब है बड़ा ही उत्साहित हो जाना। 28, सिनोनिम फॉर नेसेसरी, मतलब जो आवश्यक है, यानी कि रिक्वायर्ड, जो आपको करना ही है। 29, द एंटोनिम ऑफ नेग्लेक्ट इज, एंटोनिम का मतलब यानी ठीक उल्टा, नेग्लेक्ट उपेक्षा करना, रिगार्ड किसी की परवाह करना। क्वेश्चन नंबर 30, शी हैज़ डैश 5 चिल्ड्रेन, ब्रॉट अप, इसका ओरिजिनल वर्ड हो जाएगा ब्रिंग अप, BRING, ब्रिंग अप। ये ब्रिंग अप का फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, पाल पोस के बड़ा करना। तो शी हैज़ ब्रिंग अप 5 चिल्ड्रेन, उसने 5 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। क्वेश्चन नंबर 31, द बॉटल इज फुल ऑफ जूस, जूस से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, डू यू हैव होमवर्क, मच होमवर्क होगा क्योंकि आपके पास क्या ज़्यादा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 33, एडिसन डैश द ग्रामोफोन, इन्वेंटेड हो जाएगा। इन्वेंट का मतलब है आविष्कार करना, कुछ नया चीज़ खोजना। सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। 34, डैश हैज़ अ कैब, एवरीवन हैज़ अ कैब, इच ऐसा कैब भी हो सकता है बट यहाँ पे एवरीवन ज़्यादा सूटेबल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, द नॉइज डाइड अवे, डाई अवे आपका फ्रेजल वर्ब है। डाई अवे का मतलब होता है मंद पड़ जाना, धीमा हो जाना, फीका पड़ जाना। वो जो शोर था वो फीका पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 36, वी नीड डैश क्लोथ्स, फीवर क्लोथ्स, हम लोगों को बहुत ही कम कपड़ों की आवश्यकता है। 37, इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग करना। तो मैन से अलग तो है नहीं, होमोसेपियन से अलग तो है नहीं, ह्यूमन से अलग तो है नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा फ्रूट्स, हम लोग फलों से तो एकदम अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द एंट्स क्रॉल्ड डैश ऑफ द ट्री, फर्दर का होता है आगे, क्रॉल होता है रेंगना, रेंग रेंग के चलना। द एंट्स क्रॉल्ड फर्दर अप द ट्री, आगे पेड़ पर आगे चींटियाँ बढ़ रही थी, बढ़ी। 39 क्वेश्चन नंबर, द निग्रो बेसिक मोबिलिटी इज़ फ्रॉम ए स्मॉलर गेटो, गेटो का मतलब होता है बस्ती, एक छोटा सा एरिया। निग्रो बोलते हैं जो काले लोग होते हैं, बेसिकली ज़्यादातर ये लोग अफ्रीकन्स होते हैं जिनको अमेरिका में बसाया गया था, जबरदस्ती लाया गया था। तो उनका जो बेसिक मोबिलिटी है, जो वो लोग मूव कर रहे हैं, कहाँ से, एक छोटी बस्ती से एक लार्जर वन, बड़े घर की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, अ लिटिल थोड़ा सा पानी है। 41, ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड, फ्लैटर का मतलब है चापलूसी करना, किन्हीं को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, दिखाना, शो करना। बाय हिज असिस्टेंट्स, ये आपको पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव वॉइस सही जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही लाइक्स हिज असिस्टेंट्स टू फ्लैटर हिम, ही लाइक्स हिज असिस्टेंट्स, वो अपने असिस्टेंट के द्वारा पसंद करता है क्या, टू फ्लैटर हिम, की उसकी चापलूसी की जाए। क्वेश्चन नंबर 42, ही सेड आई विल कम अगेन, वह कहता है मैं फिर से आऊँगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। देखिए विल है आपका डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में ऑप्शन में वुड खोजेंगे क्योंकि विल वुड में चेंज हो जाता है। तो जहाँ ऑप्शन में आपको वुड मिले उसको सही टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, एवरीवन हैज़ कम हैवंट दे, सभी के बारे में बात कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन टैग का ये सवाल है, हैवंट दे। 44 आवर टीम इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, इज द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 45 अजीत वॉज ऑल बाय हिमसेल्फ एट द पार्ट, अजीत अपने आप में था, वो जो भी था वो अपने आप खुद से था, एट द पार्ट। क्वेश्चन नंबर 46 द सिनोनिम ऑफ रेस्ट्रिक्ट इज, सिनोनिम यानी कि समान मीनिंग वाले, रेस्ट्रिक्ट कर देना मतलब कि फिक्स कर देना, सीमित कर देना, लिमिट होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47 द एंटोनिम ऑफ वेग इज, वेग मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट, उसका ठीक उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है यानी कि क्लियर, एकदम साफ। क्वेश्चन नंबर 48 टू ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है सीमा तय कर देना, एक टू ड्रॉ अ बॉर्डर लाइन यानी कि एक लिमिट फिक्स कर देना। ये आपको ईडीएम है, ये आपका ईडीएम है। जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 48 ये आपका ईडीएम है, IDIOM, इंग्लिश में बोलते हैं ईडीएम। तो टू ड्रू अ लाइन है ईडीएम जिसका मतलब हो गया टू फिक्स अ लिमिट, सीमा तय कर देना। क्वेश्चन नंबर 49 अ न्यू मिनिस्टर हैज टेकन ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है चार्ज ले लेना, पदभार ग्रहण करना, ओवर जाएगा सही जवाब। ये भी आपका ईडीएम है, IDIOM, ईडीएम है आपका ये भी। क्वेश्चन नंबर 50 प्रिजनर्स यानी कि कैदी वर केप्ट इन, कैदियों को रखा गया कैसे कंडीशन में, अपेलिंग कंडीशन में, बहुत ही घटिया हालत में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 51 करेक्ट सेंटेंस को ढूंढिए, करेक्ट सेंटेंस। इज यू रीड तो होगा नहीं, मे यू रीड द गीता होगा नहीं, आर यू तो होगा नहीं, सही जवाब यही है आपका हैव यू रेड द गीता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव यू रेड वर्ब का तीसरा रूप द गीता, क्या तुमने गीता को पढ़ा है। 52 द ग्रेट पेंटर एंड पोएट, द ग्रेट पेंटर एंड पोएट एक ही व्यक्ति है, अगर अलग अलग होता तो पोएट के आगे द लगा होता, तो एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैज। क्वेश्चन नंबर 53 अ sword was hanging, एक तलवार लटक रही थी, ओवर हिज हेड उसके सर के ऊपर। 54 का सही स्पेलिंग ढूंढिए, इंटेलिजेंट INTELLIGENT, इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज बुद्धि वाला। 55 क्वेश्चन नंबर द डॉक्टर्स गो टू द हॉस्पिटल रेगुलरली, अस्पताल डेली जाते हैं, मतलब ये कोई खास चीज़ है, ओपन चीज़ तो है नहीं, खास चीज़ों के लिए द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से अलग हो रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। 57 करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, FAVOURABLE, फेवरेबल जो अनुकूल हो। 58 वी डैश ड्यूली फिल आर एप्लीकेशन, हम लोगों को अपने एप्लीकेशन अच्छे से फिल करना चाहिए, आवश्यकता की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। 59 क्वेश्चन नंबर द डॉक्टर मस्ट कम सून, डॉक्टर को अवश्य जल्द से जल्द आना चाहिए, नहीं तो द पेशेंट विल डाई, अदरवाइज यानी कि नहीं तो जो रोगी है वह उनका देहांत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं द डैश ऑफ जर्मन्स इन द US वॉज एक्सलरेटेड, जर्मन्स का यूएस में एक्सलरेट किया गया यानी बढ़ावा दिया गया, क्या एसिमिलेशन को समावेश किया गया, उनको मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ से अब आपका प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स जो है, जो आपको बुक्स सजेस्ट किए गए हैं किताब से, आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे 61 से 100 तक। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया, जो पश्चिमी सभ्यता है वो आपको कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर भारत को ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन मराठी, उस कहानी में नानू काका मराठी बोलने में ज़्यादा आरामदायक महसूस करते थे। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं बर्टन रसल वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड, बर्टन रसल क्या थे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसफर भी थे, और वो ब्रिटिश राइटर थे। 1872 टू 1917 का टाइम पीरियड रहा।
क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। डैश इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर। एक समाचार पत्र का मेन कंसर्न क्या होना चाहिए? नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय स्तर की समाचार होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65। डैश हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल। प्राचीन लोगों का यंग नेशन इंडिया को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 66। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार द बैंक ऑफ डैश बैंक रप्ट। किस चीज़ का बैंक जो है वो बैंक रप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है? जस्टिस का, न्याय का। ये यूएस में इनका जन्म हुआ था। ये एक्टिविस्ट रह चुके हैं और इनका टाइम पीरियड ये रहा। 67। जर्मन ग्रियर इज़ अ वेल नोन फेमिनिस्ट राइटर। ये एक महिला है जो नारीवादी महिला है। फेमिनिस्ट राइटर मतलब होता है जो नारीवादी होते हैं, जो महिलाओं के हक के बारे में, इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। और इन महिला का जन्म होता है ऑस्ट्रेलिया में 1939 को। ये अभी भी जीवित है संभवतः। क्वेश्चन नंबर 68। द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स। डॉक्टर होगा सही जवाब, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 69। पर्ल एस बग, BUC के बग, थिंग्स डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। रिलीजन होगा। पर्ल एस बग के अनुसार रिलीजन जो है, रिलीजन वो एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, भारतीय समाज में मौजूद है कहीं ना कहीं। पर्ल एस बग US में जन्म लिए थे। टाइम पीरियड उनका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर मैरिज प्रपोजल कहानी में कौन था? लोमोव का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 71। अकॉर्डिंग टू जॉन डन के अनुसार मैन पावर जो है वो क्या है? बड़ा ही दुर्बल है मैन का जो पावर है। क्वेश्चन नंबर 72। जॉन डन वॉन्ट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ। जाना चाहता है सिर्फ इसलिए नहीं कि वह थका हुआ है अपनी पत्नी से। इस कविता में देख पा रहे थे वो पत्नी से अलविदा हो रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पत्नी से थके हुए थे। जॉन डन ब्रिटिश राइटर थे जिनका टाइम पीरियड ये रहा। 1571 से 1631 तक वो जीवित रहे। क्वेश्चन नंबर 73। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डेथ। मृत्यु से बेहतर मानव जीवन नहीं है। 74। जॉन डन डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एट द एज ऑफ 59। 59 वर्ष की उम्र में जॉन डन की टीबी से मौत हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 75। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। ये लाइन जो है आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी किस चैप्टर से लिया गया है? एपिटैफ करके एक चैप्टर होगा, वॉल्टर डे ला मेयर जेली ने लिखा है और ये ब्रिटिश राइटर थे। 1873 टू 1956 इनका टाइम फ्रेम रहा। क्वेश्चन नंबर 76। वॉर पोएट के नाम से किनको जाना जाता है? वॉर पोएट के तौर पे रूपर्ट ब्रूक। ये अपने पोम में ज़्यादातर युद्ध के बारे में, वॉर्स के बारे में, सिपाहियों से कंडीशंस के बारे में जिक्र करते हैं। ये ब्रिटिश पोएट हैं। 1887 टू 1915 इनका जीवन चक्र रहा। क्वेश्चन नंबर 77। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स। उसके जो ब्रो हैं, जो उनके भौएं हैं, वो डीपली लाइंड है थॉट्स से, विचारों से। ये आपको मैकैविटी द मिस्ट्री कैट नामक कविता से ये लाइन ली गई है और जिसको लिखे हैं TS एलियट। 1888 से 1965 इनका टाइम फ्रेम रहा। क्वेश्चन नंबर 78। KKN दारूवाला रिलीजन, धर्म से क्या थे? पारसी थे। इनका जन्म लाहौर के पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। ये एक चैप्टर था स्नेक जिसको लिखे हैं DH लॉरेंस। ये एक पोम है, कविता है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो कुछ पोम्स दिए गए हैं, जो कुछ कविताएं दी गई हैं, आप उन सारी कविताओं को लाइन बाय लाइन देख लेंगे। कहीं से भी एक दो लाइन आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे पूछ लेता है और कोशिश करेंगे कि जो कविता लिखे हैं उनका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। स्नेक्स वर सीन अमंग इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब कि मेरे दादाजी के घर में सांपों को कहाँ देखा गया था? किताबों के बीच में। ए सही जवाब होगा। 81। मिडिल इंग्लिश कवर्स।
ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड होता है उसका टाइम पीरियड होता है ऑप्शन नंबर डी 1150 से 1500 AD, और 1500 के बाद आ जाता है मॉडर्न यानी आधुनिक काल आ जाता है इंग्लिश पीरियड में। आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड है 449 टू 1066, ये आपका है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड ऑप्शन नंबर डी। हु रोट अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 82। पैसेज टू इंडिया लिखा गया है E.M. फोस्टर के द्वारा। ये ब्रिटिश राइटर थे। 1879 टू 1970 इनका टाइम पीरियड रहा। क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट हैज़ इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के शब्दकोश को किसने इनरिच किया है? तो बोरोइंग हो जाएगा सही जवाब। बोरोइंग का मतलब होता है किसी दूसरी भाषा से उस भाषा के शब्दों को अंग्रेजी में शामिल कर लेना। सो ये प्रक्रिया बोरोइंग कही जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 84। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड टुक प्लेस इन 1066 AD में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 85। विच लैंग्वेज इज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, कह रहा है उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में वो ऐसी कौन सी भाषा है जो लिंक लैंग्वेज के तौर पर काम करती है? लिंक लैंग्वेज का मतलब दोनों नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को जोड़ने वाली भाषा। तो फिलहाल तो इंग्लिश ही है, क्योंकि दक्षिणी भारत के लोग अगर तमिलनाडु के लोग अगर तमिल बोलेंगे नॉर्थ में तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर हिंदी बोलेंगे नॉर्थ वाले तो साउथ वाले प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे। और मराठी तो बेसिकली महाराष्ट्र की है। तो इंग्लिश आपका एक इंडिया में अभी भी कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पर कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 86। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक रिवाइवल हुआ था। कैंटरबरी टेल्स ये बड़ा ही प्रसिद्ध कविता है जिसको लिखे हैं जोफ्रे चौसर जी ने। ये बहुत लंबी कविता है और इसमें जिक्र होता है वोएज की। एक यात्रा होती है, किसी पिलग्रिमेज की तरफ जाते हैं ये लोग, और इस पिलग्रिमेज में जाते हुए ये लोग एक एक कहानी सुनाते हैं, और ये कैंटरबरी टेल्स में उसी चीज़ का जिक्र है जोफ्रे चौसर जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 88। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन से ओल्ड इंग्लिश पीरियड प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 89। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड। ड्रामा शब्द जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है। क्वेश्चन नंबर 90। वी कैन डिस्टिंग्विश डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में डायलेक्ट्स टोटल 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। डोरोथी एल सेयर इज एन क्या है? डोरोथी एल सेयर एक नोवेलिस्ट है। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। 1893 टू 1957 इनका ओवरऑल टाइम रहा। क्वेश्चन नंबर 92। बेंजीज पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू। बेंजी के पेरेंट्स अपने लैंड को उन्होंने किसे रेंट दिया था? सैंडर्स को। क्वेश्चन नंबर 93। अनटचेबल और कूली जैसे नॉवेल्स को किसने लिखा है? मुल्क राज आनंद। ये बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं। इनके द्वारा लिखी गई बहुत सारे नॉवेल्स पे भारत में सिनेमा बने हैं। तो मुल्क राज आनंद का जन्म पेशावर में हुआ था, जो कि अभी के समय पाकिस्तान में है, और 1905 से 2004 तक इनका जीवन चक्र रहा। मुल्क राज आनंद कूली, अनटचेबल जैसे प्रसिद्ध नॉवेल्स को उन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 94। शिगा नोया इज़ अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जापान के रहने वाले हैं। 1883 से 1971 इनका जीवन चक्र रहा। क्वेश्चन 95। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, कह रहा है ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो एक आपके बुक में कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी हुई कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और उस कविता से ये लाइन ली गई है। W.H. ऑडेन एक ब्रिटिश राइटर थे। 1907 से 1973 तक इनका जीवन चक्र रहा। क्वेश्चन नंबर 96। आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम इज फ्रॉम, फिर कह रहा है आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? स्नेक करके एक चैप्टर रहा होगा, D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई ये कविता है, और ये आपको उस कविता से एक लाइन पूछ दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 97, डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट इज नॉट मास्टर, स्टेट मास्टर नहीं है बल्कि द सर्वेंट ऑफ द पीपल, लोगों के लिए वो एक तरह से सेवक के तौर पर है। असली डेमोक्रेसी का मतलब वही होता है, लोकतंत्र का मतलब। क्वेश्चन नंबर 98, द लाइफ ऑफ द निग्रोस इज क्रिपल्ड बाय, जो निग्रो लोग थे उनका जीवन क्रिपल्ड हो चुका था, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। बाय किसके द्वारा? डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा, अंतर करना, भेदभाव करना, इस कारण उन लोगों का जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 99, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, जो आपका पास्ट है वो मरा हुआ नहीं है, एकदम से स्थिर नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ हाउस फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, ये लाइन जो कह रहा है किस कहानी या कविता से ली गई है? तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस करके एक चैप्टर था जिसको कमला दास जी ने लिखा है, ये लाइन उसी चैप्टर से लिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके मोस्टली जो आपके बुक में जो पोम्स दिए गए हैं उस कविता को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके लाइंस को देख लीजिए, उस कविता को किसने लिखा है ये देख लीजिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं एंटोनिम्स यानी ठीक उल्टे शब्द, और सिनोनिम्स यानी जो समान मीनिंग वाले होते हैं, और कुछ ईडियम्स। इसके अलावा आप टेंस, वॉइस, नरेशन, इस चीज़ को अगर आप देख लेते हैं तो आप प्रबल संभावना है बेहतरीन मार्क्स आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी स्कोर कर सकते हैं। तो सेक्शन बी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।